इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि इस मंथ में मतलब कि अप्रैल में क्या क्या हम लोग को कवर करना है। तो फिलहाल हम जो अभी दिखाने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हम लोग को टोटल अप्रैल में ही खत्म कर लेना है, चाहे वो क्लास 12 का स्टूडेंट हो या फिर पास आउट स्टूडेंट हो। ऐसे एक बार वेबसाइट आप लोग विजिट कर ले या फिर ये ऐप है उसको इंस्टॉल कर ले। ऐप में जाने के बाद वहाँ पर हर सब्जेक्ट का प्लानिंग दिख जाएगा कि इस मंथ में फिजिक्स कितना पार्ट कवर करना है, केमिस्ट्री कितना करना है, बायो कितना करना है और मैथ कितना करना है। इसके अलावा ये भी दिख जाएगा कि 11th का स्टूडेंट है तो 11th को कौन कौन सा पार्ट करना होगा, 12th और पास आउट स्टूडेंट है तो उनको कौन कौन सा पार्ट कवर करना होगा। हालांकि हमने जो प्लानिंग बनाया है 11th को 11th तक ही सीमित रहने दिया है। और अगर बात करें 12th और पास आउट स्टूडेंट को के लिए तो उसको हमने एक ध्यान रखा है कि जो 12th वाले स्टूडेंट है या जो पास आउट स्टूडेंट है वो एटलीस्ट अक्टूबर में 11th और 12th दोनों का जो पोर्शन है साथ लेकर के चले अक्टूबर तक खत्म कर ले। और उसके बाद अक्टूबर के बाद मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस मंथ में वो लोग सिर्फ और सिर्फ 12th पर फोकस करें ताकि बोर्ड उनका ठीक से निकल जाए। तो एटलीस्ट अक्टूबर तक उन लोग को भी 11 और 12 दोनों साथ लेकर के चलना चाहिए। फिलहाल हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखने वाले हैं। इसमें दो टॉपिक कवर किया जाएगा। एक पहला पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा पार्ट क्या है, कैपेसिटर वाला है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट जो है दोनों का दोनों अप्रैल में ही कवर कर लेना है। तो उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आता है एक बार वो हम लोग देख लेते हैं। टोटल 37 टॉपिक है। अगर हम लोग मुश्किल से एक एक टॉपिक भी कर लेना तो आराम से चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे टॉपिक है जो 5 मिनट में भी खत्म हो जाएगा। कोई कोई ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा लंबा समय लेगा। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को कवर करना है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग कवर करेंगे एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें दो टॉपिक हम लोग को कवर करना है। यहाँ पर ये जो वीडियोज है ना और दो फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। एक तो वो लोग के लिए जो पीडीएफ का लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं और उसको नोट्स करना चाहते हैं, अच्छा वो उनके लिए बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में भी हेल्पफुल होगा। तो वो लाइन बाय लाइन समझ सकेंगे पीडीएफ का और साथ में जो डेरिवेशन वगैरह है सारा कुछ उनके लिए रहेगा। एक जो दूसरा फॉर्मेट रहेगा ना, दूसरा फॉर्मेट में सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको ड्राइव किया जाएगा और वो जो पोर्शन रहेगा वो मेनली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो दोनों पोर्शन एक बार जो ऐप है मी अकेडमी का उसमें विजिट करके लेक्चर वाला सेक्शन में जाए और दोनों ही एक बार देख लें कि उनको कौन सा सूट करता है। पीडीएफ का जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है वो या फिर विदाउट पीडीएफ वाला जो पूरी तरह से सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड है हो, तो वो जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सारा टॉपिक देख लेते हैं कि इन दोनों पार्ट से कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। इस तरह से सारा टॉपिक जो है स्टूडेंट इजीली यहाँ पर देख सकते हैं और कॉपी में अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल आ गया 9 टॉपिक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये करना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल करना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना होगा, गॉस लॉ करना होगा। इसको दो पार्ट में बांट लेना है। पहला पार्ट जो है 15 अप्रैल तक खत्म कर लेना है और दूसरा पार्ट 15 अप्रैल के बाद। ध्यान रहे कि इसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी कवर करना है। तो न्यूमेरिकल में मेनली सजेस्ट करेंगे, एक लिमिट से ज़्यादा न्यूमेरिकल कोई भी व्यक्ति याद नहीं रख सकता है। अगर सिर्फ नीट प्रीवियस ईयर, मेंस प्रीवियस ईयर और आईआईटी प्रीवियस ईयर इतना हम लोग याद कर ले यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोशिश करोगे तो फालतू ये बिल्कुल टाइम का बर्बादी होगा। और जो भी कवर करो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन सोल्व करो, मान लो कि तुम 20 या 30 क्वेश्चन सोल्व किया है तो उसको 2 या 3 दिन बाद ट्राई करके देखोगे क्या तुमने 20-30 क्वेश्चन सोल्व किया था 2-3 दिन के बाद वो याद है कि नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम केस में यही होता है, लोग सॉल्व तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं पर याद कुछ भी नहीं रखते हैं, मतलब टॉप करने के चक्कर में क्वालिफाई भी नहीं किए। तो ये हो गया 18। उसके बाद आगे के टॉपिक में चलते हैं, कनेक्शन ऑफ चार्ज कंडक्टर, सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज स्फीयर, एनर्जी डेंसिटी एंड प्लेट थ्योरी। ठीक है, यहाँ से कैपेसिटर वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कम से कम 20 तक जो है ना वो हम लोग को कवर कर लेना है 15 अप्रैल तक, और उसके बाद वाला जो पोर्शन है वो 15 अप्रैल के बाद कवर करना होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये लास्ट है 37, वान डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ये मेनली कंसेप्ट को समझने के लिए ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कंसेप्ट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी यहाँ पर डाल दिया है। कम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सारा का सारा मेनली आईआईटी को ध्यान में रख करके किया गया है। अब चलते हैं टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं।
सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जनरली जो स्टडी करते हैं वो चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। एक चार्ज जब रुका हुआ है, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, ठीक है, स्थिर, जो चार्ज स्थिर है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, क्या क्या उसका गुण होता है और वो किस टाइप से फील्ड क्रिएट करता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेते हैं, हासिल करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमको बताएगा कि एक चार्ज क्या क्या कर सकता है, किसे अट्रैक्ट करेगा, कब रिपेल करेगा एक दूसरे को, कब अट्रैक्ट करेगा, इसके बनने वाला जो फील्ड होगा उस फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वो फील्ड कितना दूर तक बनेगा, ठीक है। जो चार्ज है, चार्ज फील्ड क्रिएट करता है और उस फील्ड में अगर किसी दूसरा चार्ज को हम लोग लाते हैं तो उसको या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। तो वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या फिर कितने फोर्स से रिपेल करेगा, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर है करंट का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन, जो कि करंट कहलाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग कंसंट्रेट करते हैं चार्ज इन रेस्ट, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, डिफिनेशन देख लेते हैं। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टी है, व्हिच इज प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है, ठीक है। एक चार्ज है, चार्ज क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज कितने टाइप के होंगे। तो चार्ज जनरली दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। अब ये हम लोग इसका जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि दो पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा। या फिर दोनों चार्ज अगर निगेटिव हुआ तो निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर चार्ज डिफरेंट रहा तो वो दोनों फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जैसे यहाँ की दिखाया गया है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं चार्ज विथ सेम इलेक्ट्रिकल साइन रिपेल ईच अदर, अगर इलेक्ट्रिकल साइन सेम रहा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अदरवाइज अपोजिट इलेक्ट्रिकल साइन रहा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद यूनिट पर आ जाते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होगा, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्मॉल यूनिट दे दिया है, एक माइक्रो कूलम्ब 10⁻³ कूलम्ब के बराबर होगा। जब माइक्रो कूलम्ब की बात करेंगे तो 10⁻⁶ और नैनो कूलम्ब 10⁻⁹। इस तरह से पिको कूलम्ब भी कर सकते हैं। पिको कूलम्ब होता है 10⁻12 कूलम्ब का एक पिको कूलम्ब होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होगा, एम्पियर इंटू टाइम। इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर जानते हैं Q/T, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज निकालेंगे तो I इंटू टी हो जाएगा और इसका जो यूनिट होगा टाइम हो जाएगा और I का करंट का एम्पियर, तो एम्पियर इंटू टाइम, ये जो होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट चार्ज किसको बोल देंगे, पॉइंट चार्ज मतलब जिसका साइज काफी निग्लेजिबल, बिल्कुल छोटा हो, जिसका हुज स्पेशल साइज इज निग्लेजिबल कंपेयर टू अदर डिस्टेंसेज, ठीक है, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोलेंगे। तो पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोग को बहुत कुछ जानना है। कूलम्ब्स लॉ जो है पॉइंट चार्ज पर ही निर्भर करता है, पॉइंट चार्ज के लिए ही डिफाइन है, ठीक है। तो उसके बाद चार्ज का प्रॉपर्टी, डिफरेंट जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको सिंपली हम लोग ऐड करेंगे, अगर 2 कूलम्ब और 2 कूलम्ब है तो सिंपली 4 कूलम्ब। यहाँ पर एरो नहीं ड्रॉ करना है और वेक्टर फॉर्म में इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक सिंपल पॉजिटिव वे हो गया, समझने का आसान तरीका हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैथमेटिकली इजिली इसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। उसके बाद चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग निगेटिव चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर आसानी से ट्रांसफर कर लेते हैं। 2 बॉडी है, अगर आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो या फिर दोनों को एक दूसरे के साथ घिसते हैं तो यहाँ से कुछ चार्ज होगा दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा और एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरा पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ज क्या है, ट्रांसफरेबल है, इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज अगर है तो वहां पर कुछ न कुछ मास अवश्य होगा, जरूर होगा, ठीक है। विदाउट मास का चार्ज नहीं होगा, मतलब चार्ज का कुछ न कुछ मास होता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को बनाना मतलब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि 2 बॉडी है, ठीक है, ए और बी, ठीक है,
अब यहाँ पर मान लेते हैं इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है इसका कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। उसी तरह से बी जो ऑब्जेक्ट है इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। मतलब कि अगर दोनों इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब जब इन दोनों को आपस में लगेंगे या फिर जब फ्रिक्शन इन दोनों के बीच वर्क करेगा तो यहाँ से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट पर से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट पर। और जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हुआ हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, दूसरा को बोल देंगे निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से नया चार्ज बना नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट पर से दूसरा ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हुआ। इसलिए बोलते हैं कि चार्ज को हम लोग बना नहीं सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बस एक बॉडी से दूसरा बॉडी पर ट्रांसफर हो गया है। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी घटाएं बढ़ाएंगे, अगर मास की बात करें तो मास का वेलोसिटी जो साइज होता है वो घटता है या बढ़ता है वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करा दे तो किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाएगा, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग चार्ज को मोशन में ला दें तो इससे चार्ज पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। अगर 1 कूलम है तो 1 ही कूलम रहेगा, चाहे उसमें कितना भी वेलोसिटी ला दें, ठीक है। उसके बाद है चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वर्क करता है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो ये हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और वही चार्ज अगर अनएक्सीलरेटेड हो और मोशन में आ जाए, ठीक है, चार्ज अगर मूव कर रहा हो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। जैसा कि करंट में क्या होता है, सिंपली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और अगर चार्ज में एक्सीलरेशन हो, अगर चार्ज एक्सीलरेटेड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 केस आ रहे हैं। पहला केस है जब चार्ज रुका हुआ हो, जो कि जिसके बारे में अभी डिटेल से हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि रुका हुआ चार्ज। तो रुका हुआ चार्ज क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मोशन में है तो मोशन में है और इसके अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और अगर मोशन में है साथ में एक्सीलरेशन भी है तो ये क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है चार्ज रिस्टार्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज जो होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है, कंडक्टर के सरफेस पर होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज 2 कूलम चार्ज है, ठीक है, ये कोई में हमारा कंडक्टर है। अब यहाँ पर 2 कूलम चार्ज दे दिए, पॉजिटिव चार्ज दे दिए, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सारा एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये सारा कहाँ चलाएगा, दूर होकर के आ जाएगा सरफेस पर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो चार्ज होता है वो कहाँ पर, सरफेस पर रिसाइड करता है, सरफेस के अंदर नहीं होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम लोग जब भी एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करते हैं तो फ्रैक्शन में नहीं होता है, जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब कि या तो हम लोग 1 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट ए है और ए ऑब्जेक्ट बी है, तो यहाँ से जब हम लोग जब भी ट्रांसफर करेंगे तो कम से कम मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कि -1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज, ठीक है। तो या तो इतना करेंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, हाफ इलेक्ट्रॉन या फिर 3/2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से नहीं ट्रांसफर किया जाता है चार्ज का। इसलिए बोलते हैं हम लोग कि चार्ज जो है वह क्वांटाइज होता है, ठीक है। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल अकेला भी ये क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 नंबर का कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो इसको आपको ठीक से पढ़ लेना है। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चार्ज क्या है और मास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बोला गया है। ये क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं है। मास पर कोई पॉजिटिव मास और पॉजिटिव मास होता है, निगेटिव मास नहीं होता है, निगेटिव मास नहीं हो सकता है, ठीक है। द मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। उसके बाद चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। हमने ऊपर भी देखा कि चार्ज जो होता है वेलोसिटी घटने बढ़ने से घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन मास पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वेलोसिटी घटने बढ़ने से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मास का वैल्यू घट या
बढ़ जाएगा। चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज को हम लोग एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल में हम लोग एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करते हैं, जबकि ऐसा हमारा मास के केस में नहीं होगा। उसके बाद अगला है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ऑलवेज कंजर्व होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ना हम लोग बना सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास इज नॉट कंजर्व एज इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं? mc²। तो मास को हम लोग आसानी से देख रहे हैं कि मास और एनर्जी में रिलेशन है। चार्ज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, चार्ज को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है फोर्स बिटवीन चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और अकॉर्डिंग टू चार्ज। मतलब इसमें फोर्स क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव हो सकता है, प्लस और माइनस रहा तो क्या होगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। रिपल्सिव हो सकता है, सेम चार्ज रहा तो एक क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर मास के केस में देखें तो एक ही फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ए हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग क्या देखते हैं? हमेशा अट्रैक्टिव। अब हम लोग आते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्ज कितने तरीके से किया जा सकता है। हमने बेसिक थ्योरी में इनिशियली बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे? मेनली पढ़ेंगे अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, चार्ज Q1 रुका हुआ है, तो ये अपने चारों तरफ किस टाइप का फील्ड क्रिएट करता है और उस फील्ड का वैल्यू कितना होगा, फोर्स कितना लगेगा, और सब पर मेन हमारा जो स्टडी है फोकस रहने वाला है। लेकिन अभी जो बेसिक है वो हम लोग समझ लेते हैं चार्जिंग का क्या क्या मेथड हो सकता है। हमने पढ़ा था कि चार्ज कंजर्व होता है, न तो इसे क्रिएट किया जा सकता है और नहीं इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सिर्फ ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरा बॉडी पर, ठीक है। ए और बी दो बॉडी है, सिर्फ ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर करने का कौन कौन सा तरीका हो सकता है उसे हम लोग देख रहे हैं। यही है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो पहला बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के जरिए हम लोग चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है, ये भी न्यूट्रल बॉडी है। इसके पास न्यूट्रल कहने का मतलब कि अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरह से न्यूट्रल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल, दोनों में सेम है। अब जब इसमें फ्रिक्शन होगा, एक दूसरे को रगड़ेंगे, तो यहाँ से एक से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएगा दूसरा में, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, और इसी को हमने पढ़ा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन इस पर पास करेगा उतना ज़्यादा इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन पास किया तो -3 निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा और +3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। इस तरह से चार्ज न तो डिस्ट्रॉय हुआ और न हमने चार्ज क्रिएट किया, बस ट्रांसफर कर दिया फ्रिक्शन के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट है ये नोट करने वाली है, ठीक है। अगर ग्लास रड को हम लोग सिल्क के साथ लगाते हैं, ठीक है, एक तरफ ग्लास है, दूसरा तरफ सिल्क है। अगर इसको हम लोग आपस में लग रहे तो हमारा जो सिल्क होगा वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, सिल्क पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हमारा रड है, ठीक है, ग्लास रड, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये एग्जाम्पल के लिए एक दो आपको याद रखना होगा ताकि एग्जाम में लिखा जा सके, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछ दिया जाता है कि अगर ग्लास रड को हम लोग सिल्क के साथ लग रहेंगे तो किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर याद रखना है, ग्लास और सिलिकॉन को अगर लगाते हैं तो ग्लास पर पॉजिटिव और सिलिकॉन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और इधर अगर हम लोग एवनाइट रड को, ठीक है, एवनाइट को अगर हम लोग उल के साथ लग रहे तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, उल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इवनाइट पर हमारा कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो उल है उल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक इवनाइट है और दूसरा उल है, इवनाइट को उल के साथ लग रहेंगे तो इवनाइट पर हमारा क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और उल पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो एग्जाम्पल है, इस दो एग्जाम्पल को ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड है चार्ज को ट्रांसफर करने का। ये कैसे करेंगे, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या होता है, अगर मान लेते हैं हमारा यहाँ पर एक बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा बॉडी है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, इनिशियली ये बॉडी न्यूट्रल है। अब इस पर हमको कोई चार्ज लाना है, इस पर मान लेते हैं हमको निगेटिव चार्ज लाना है, तो क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेना है क्या है। यहाँ पर एक बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या फिर सिंपली क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि कोई बॉडी रखा हुआ है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको निगेटिव चार्ज करना है, निगेटिवली चार्ज बनाना है इसको। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, अब कोई चार्ज नहीं कहने का मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसको निगेटिव चार्ज बनाने के लिए
ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज मटेरियल को इसके पास लाएंगे। अब यहाँ पर इंडक्शन है तो इसको इसके साथ टच नहीं कराएंगे। इंडक्शन मतलब कि थोड़ा सा दूर, इससे थोड़ा हल्का दूर रखना है, ठीक है। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज से। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर अनलाइक चार्ज रहा, मतलब कि एक पॉजिटिव रहा दूसरा निगेटिव रहा, तो अट्रैक्शन होगा। तो सारा निगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर बच गया सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हम क्या किए कि इसको ग्राउंड से इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये मटेरियल क्या किया कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था उतना इलेक्ट्रॉन ये ग्राउंड से अपने तरफ खींच लिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जितना ये पॉजिटिव था उतना ही निगेटिव, मतलब कि ये पार्ट अब न्यूट्रल हो गया। तो अब इस पर क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस मटेरियल को हम लोग यहाँ से हटा दिए। जब इस मटेरियल को हटा दिए तो ये जो सारा इलेक्ट्रॉन था रिपल्सन के फलस्वरूप, क्योंकि अब जब ये अट्रैक्ट करने वाला कोई मटेरियल नहीं रहा तो सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ओवरऑल पूरा बॉडी पर फैल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चार्ज ट्रांसफर किए थ्रू इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू हमने चार्ज को इंड्यूस किया, यहाँ पर प्रोड्यूस किया, ठीक है। निगेटिव चार्ज एक बॉडी को जिस पर कोई चार्ज नहीं था उस पर हमने निगेटिव चार्ज लेकर के आया। उसके बाद तीसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, यहाँ पर अगर एक दो बॉडी लेते हैं, ठीक है, एक बॉडी जिस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं मतलब कि जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। अब इसको हम एक निगेटिवली चार्ज बॉडी से, मान लेते हैं बॉडी हमारा निगेटिव चार्ज है, इसको हम लोग एक वायर के थ्रू जोड़ दिए। जो वायर के थ्रू जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये तो न्यूट्रल था पूरी तरह से, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा ये सारा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सरफेस पर सारा कुछ रहता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सारा जो चार्ज होता है वो सरफेस पर रहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को काफ़ी रिपेल कर रहे होते हैं, तो इस रिपल्सन के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इधर इस बॉडी पर चला आता है। अब जितना आधा आधा दोनों, मतलब मान लेते हैं इस पर इनिशियली 10 इलेक्ट्रॉन था तो अब 5-5 इलेक्ट्रॉन दोनों बॉडी पर शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वायर के थ्रू हुआ है तो हम इसको बोलेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग थ्रू वायर, वायर के थ्रू या फिर कंडक्शन के थ्रू कंडक्शन बोलेंगे, कंडक्शन के थ्रू इसे चार्ज किया गया है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिखाया गया है। ये बॉडी हमारा पहले से अनचार्ज है, ये बॉडी चार्ज है, दोनों के एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए, ठीक है। तो कांटेक्ट में लाए तो ये क्या हुआ, सारा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल किया, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस होकर के इस बॉडी पर भी आ गया। अब दोनों को हम लोग अलग कर लेंगे तो दोनों पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चार्ज किए कंडक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ट्रक कैरिंग एक्सप्लोसिव हैज ए मेटल चैन टचिंग टू द ग्राउंड। जो ट्रक होता है अगर उसमें कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल है तो उस ट्रक से एक मेटल चैन को लटका करके छोड़ दिया जाता है और वो ग्राउंड में हमेशा लगता रहता है, ठीक है। तो ये होता है चार्ज को फ्रिक्शन के फलस्वरूप, अगर एक्सप्लोसिव है उसके बीच अगर किसी टाइप का फ्रिक्शन हुआ तो फ्रिक्शन के फलस्वरूप जो चार्ज जनरेट हुआ वो चार्ज ग्राउंड के अंदर चला जाए, इसलिए इस टाइप का अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। अब उसके बाद आते हैं, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप अकेला एग्जाम में आ सकता है, सिर्फ पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। तो इलेक्ट्रोस्कोप मेनली है क्या, इलेक्ट्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज मेजर करते हैं, कोई बॉडी में चार्ज है कि नहीं है ये हम लोग पता करते हैं। इट इज ए सिंपल apparatus with which the presence of electric charge on a body is detected। एक बॉडी पर, जैसे ये हमारा बॉडी है, इस पर चार्ज है कि नहीं है इस चीज को डिटेक्ट करता है। हालांकि ये इस बात को नहीं बता सकता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। ये फंक्शन कैसे करता है, फंक्शन समझ लेने के बाद ये बात क्लियर हो जाएगा कि ये इस बात को क्यों नहीं बता पाता कि ये चार्ज पॉजिटिव है या फिर निगेटिव। तो सबसे पहले तो ये जो होता है मेटल का बना होता है और यहाँ पर हम लोग जनरली गोल्ड लीफ या फिर एल्युमिनियम लीफ यूज करते हैं, ठीक है। गोल्ड लीफ होगा या फिर एल्युमिनियम लीफ होगा, ज़्यादातर गोल्ड लीफ यूज होता है। अब क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को या फिर किसी भी चार्ज बॉडी को, पॉजिटिव हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको पहले से पता नहीं होगा कि हमारा जो बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है। किसी भी चार्ज बॉडी को ला करके इसके साथ छुआ देते हैं, टच करवाते हैं। टच करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज नीचे की ओर जाएगा और नीचे जाने के बाद इन दोनों गोल्ड लीफ पर पहुंच जाएंगे। अब ये लीफ क्या करेगा, एक दूसरे को, यहाँ पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये अपने आप फैल जाएगा, ठीक है।
तो ये जो फैल रहा है ये कम दोनों केस में हो सकता है। अगर हमारा बॉडी निगेटिवली चार्ज रहा, जैसे कि यहाँ पर है, हालांकि ये टच में नहीं लाया गया, यहाँ पर इंडक्शन के थ्रू है। अगर ये हमारा मटेरियल निगेटिवली चार्ज रहा था तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है, इलेक्ट्रॉन का भी काम सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉन भी इसको फैला देगा। तो यहाँ पर हम लोग ये पता नहीं कर सकते कि हमारा जो बॉडी है वो निगेटिवली चार्ज है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दो मटेरियल अगर है, एक जैसे ए मटेरियल हो गया, दूसरा और मटेरियल लाते हैं, इस पर 10 कूलम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा मटेरियल है उस पर 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज वाला को इसके साथ टच करवाएंगे तो इस लेवल तक ये फैलेगा। ठीक है, उसके बाद इसको चेंज करके अब 5 वाला को हम लोग, अगर 5 कूलम वाला को, चाहे वो निगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, टच करवाएंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कितना किस पर चार्ज है, किस में ज़्यादा चार्ज है, किस में कम चार्ज है, ये कंपेयर सिर्फ कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू। और यहाँ पर दिखाया है कि ये इंडक्शन के जरिए भी वर्क करता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज खुद इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि नीचे से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो नीचे पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो इस केस में ये क्या होगा, फैल जाएगा। और सेम कहानी यहाँ पर, अगर निगेटिव चार्ज लाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होगा, यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, सारा इलेक्ट्रॉन नीचे चलाएगा तो फिर से ये क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप हमारा वर्क करता है, फंक्शन करता है। यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दिया गया है सेम तरीके का। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहले से हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है और उसके बाद दूसरा पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल ला रहे हैं, तो इसको क्या करेगा, और भी ज़्यादा फैला देगा। सेम यहाँ पर है निगेटिव चार्ज के लिए और यहाँ पर फिर से पॉजिटिव चार्ज के लिए। यहाँ पर इंडक्शन के थ्रू किया है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ तो पॉजिटिव इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट कंडक्शन है, क्योंकि निगेटिव है दोनों पर, और यहाँ पर इंडक्शन है, निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज दिया, और पॉजिटिव चार्ज आने से ये जो होगा यहाँ पर दिखाया है सिकुड़ता हुआ। तो ये सिकुड़ेगा कब, सिकुड़ेगा तब जब पहले से मान लेते हैं इस पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, पहले निगेटिवली चार्ज मटेरियल ले आए, उसको इसके साथ टच करवा दिए तो चारों तरफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन फैल गया, इसको फैला दिया। अब दूसरा केस में हम क्या करते हैं कि एक निगेटिवली चार्ज मटेरियल ला करके इसको थोड़ा दूर रखते हैं, थोड़ा दूर रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा ऊपर की ओर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर रिपेल होगा, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर जो जितना पहले से चार्ज था, ठीक है, उतना चार्ज रहेगा नहीं और ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा। उसके बाद आते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ अब मेन हमारा जो टॉपिक है, अभी तक जो कुछ था वो सारा कुछ बेसिक था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप में हमने काफ़ी बता दिया, इतना दूर से भी आप लोग का काम चल जाएगा। ये 3 एग्जाम्पल दे करके आप लोग अपना आंसर ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, यहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ, यहाँ से मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है और सारा न्यूमेरिकल जो पूछा जाएगा वो यहाँ से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, हमने पढ़ा स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि मेनली जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कोई चार्ज जो कि रुका हुआ है, चार्ज इन रेस्ट, अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, ये फील्ड दिखेगा नहीं, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, ये चारों तरफ फील्ड क्रिएट करता है और इस फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा वो जनरली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो सबसे पहले समझते हैं ये फील्ड है क्या। तो इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक मैग्नेट का। ठीक है, एक मैग्नेट हम लोग यहाँ पर लिए। ठीक है, अब इस मैग्नेट के चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लोग लाते हैं, लोहा, निकल, कोबाल्ट या फिर कोई मैग्नेट से बना मटेरियल अब लाते हैं, तो एक क्या करता है, इसको अपने तरफ खींचता है या फिर रिपेल करता है। अगर आयरन लाते हैं तो इसको अपने तरफ खींचेगा, तो खींचता है, इसका मतलब क्या है, चारों तरफ कोई ना कोई इसका मतलब कि फील्ड है। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ है, फील्ड का कुछ न कुछ स्ट्रेंथ है जो कि वर्क कर रहा है, जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का अपना कुछ फील्ड है जिसके अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको अपने तरफ खींच लेता है, ये हम लोग को दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से चार्ज भी है, चार्ज का भी अपना कुछ फील्ड होता है, एरिया होता है। उस एरिया में जब कोई दूसरा चार्ज आएगा तो या तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा या फिर उसको रिपेल करेगा। ठीक है, अब किस डिस्टेंस पर कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, इसका डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ हमको बताता है कि अगर दूसरा चार्ज, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज को ही अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, मान लेते हैं r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज
Q2 रखा हुआ है, एक Q1 रखा हुआ है। तो कूलम्ब्स लॉ हमको बताएगा कि जो Q1 है Q2 को कितना फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर कूलम्ब्स लॉ नहीं होता तो हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि Q2 को यहाँ लाएंगे तो ए अपने तरफ खींच लेगा, लेकिन कितना फोर्स से खींचेगा इस चीज़ को हम लोग पता नहीं कर पाते, जो कि कूलम्ब्स लॉ बता दिया। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ बताया कि वो जो फोर्स लगता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि 1/4πε0 तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं 9 इंटू 10 के पावर 9, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू अगर लिखना है तो 8.988 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ए एक कांस्टेंट है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसको ए वैरी करता है। अगर हम लोग वाटर के अंदर दोनों चार्ज को ले जाए उसके बाद हम लोग फोर्स मेजर करें तो ए वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है एयर के लिए है, ठीक है, वैक्यूम के लिए है। ठीक है, वैक्यूम या फिर एयर के लिए हम लोग ये वैल्यू यूज करते हैं। दूसरे जगह पर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग समझ लेते हैं वो वैक्यूम एयर या फिर एयर का बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर और देगा तो फिर वो के का वैल्यू या फिर 1/4πε0 का वैल्यू वो मेंशन कर देगा। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग सिंपल 9 इंटू 10 के पावर 9 1/4πε0 का वैल्यू ले लेते हैं। और उसके बाद Q1 और Q2 चार्ज दोनों पता होना चाहिए, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है डिवाइडेड बाई दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस को स्क्वायर का, मतलब कि जितना दूर होगा उतना कम फोर्स लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, डाउन कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको याद रखना है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका यूज होने वाला है कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दे दिया है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। अब यहाँ पर बता दें कि फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो 1/4πε0 जो हमने मेंशन किया Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये क्या था, ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पर सबका वैल्यू रखेंगे, एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। डायरेक्शन कैसे मिलेगा, तो डायरेक्शन जो आर होगा, आर का यहाँ पर यूनिट वेक्टर एक तो आर हम लोग ले लिए, तो आर का जो डायरेक्शन होगा, जैसे यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, तो इसको सीधा मिला देंगे, ये डिस्टेंस होगा आर। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो ए डायरेक्शन, रिपेल करेगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी आता है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म में इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तो हम लोग कैप लगा करके यूनिट वेक्टर के थ्रू दिखा रहे हैं, लेकिन अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना रहा तो कैसे लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कोई भी जो वेक्टर होता है, ठीक है, हमारा आर वेक्टर मान लेते हैं, ये जो वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन से मिलकर के बना होता है। वेक्टर आर का मतलब हुआ आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर का डायरेक्शन, मॉड आर इंटू आर कैप से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे आर कैप का वैल्यू। आर कैप हम लोग को कितना देगा, आर कैप देगा वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मॉड आर। क्लियर है। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो हमारा नया फार्मूला क्या बन जाएगा, नया फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर क्यू, आर स्क्वायर से एक ठो और यहाँ पर आर आ गया। ठीक है, तो ये आर क्यू हो गया और आर कैप के जगह पर यहाँ पर वेक्टर आर। ठीक है, आर कैप को हम लोग आर बाई आर से रिप्लेस कर दिए, ये जो टर्म था इस ये रिप्लेस हो गया वेक्टर आर बटा मॉड आर से। तो आर इंटू आर, आर क्यू और वेक्टर आर। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। उसके बाद कोई दूसरा पॉइंट लिखा है, फोर्स इज रिपल्सिव इफ द चार्ज हैव द सेम साइन। सेम साइन रहेगा तो रिपल्सिव और डिफरेंट रहेगा तो अट्रैक्टिव। ये सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब जो है लेट से आपको और थोड़ा सा अच्छा से समझ में आएगा, लेकिन अभी भी हम बता दे रहे हैं कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। कंजर्वेटिव मतलब कि कोई चार्ज यहाँ पर Q1 रखा हुआ है, ठीक है, अब एक दूसरा चार्ज Q2 है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। अब Q2 को हमको पकड़ करके इसको यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही नहीं, ये खुद से तो आएगा नहीं, क्योंकि ये जो Q1 है इसको रिपेल करेगा, हम लोग को पकड़ करके इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो लाने में हम लोग को कुछ काम करना पड़ रहा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही वर्क डन होता है।
ठीक है, फोर्स इंटू यहाँ पर एल अगर लेंथ है पूरा तो एफ इंटू एल, ये टोटल वर्क हम लोगों को करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब एक काम हम लोग को इतना करना पड़ेगा हर हालत में। कंजर्वेटिव का मतलब हुआ कि आप इधर सीधा लेकर के आइए तो भी उतना ही काम करना पड़ेगा, इस तरह से घुमा करके लाएंगे तो भी इतना ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। किधर से भी घुमा करके लाएंगे हम लोग का काम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एल के बराबर ही करना पड़ेगा। वहीं अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन से लाने में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को काम करना पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हर जगह पर वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, हर जगह उसका अलग अलग वैल्यू को सारा ऐड होता चला जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारा क्या है, कंजर्वेटिव है, नेचर में कंजर्वेटिव है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हम लोग आर स्क्वायर का देख रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं के, हमने बताया था के मतलब कि 1/4πε0 जो है वो सिर्फ एयर के लिए 9 × 10 के पावर 9। अब जगह अगर चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा, तो उसके लिए एक टेबल है। ठीक है, टेबल है, टेबल से पहले यहाँ पर कुछ यूनिट फोर्स का दिया हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं। टेबल यहाँ पर दिखाया गया है, एयर अब वैक्यूम के लिए के का वैल्यू 1 दिया हुआ है। फोर्स का न्यूटन आप लोग जानते हैं, फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसको हम लोग डाइन में मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है, के का वैल्यू यहाँ पर 1 लेकर के इसको ए बना दिया, क्योंकि के बराबर हम लोग जानते हैं 1/4πε0 होता है। अगर के का वैल्यू 1 लेंगे तो फिर ये इतना हो जाएगा। सीजीएस यूनिट मतलब फोर्स का डाइन होता है। और अगर के का ऐसा यूनिट, ए पूछता है कई बार के का ऐसा यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो के का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसको याद रखना पड़ेगा। एक कैसे आएगा वो हम बता दे रहे हैं। फोर्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, के इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग के निकालें तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2। अब फोर्स का न्यूटन होता है यूनिट, तो न्यूटन डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये हो जाता है के का। डायरेक्ट इसको निकालने के लिए भी क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि ड्राइव करो कि के का यूनिट क्या होगा। ठीक है, फोर्स का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, न्यूटन होता है। एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग पढ़ते क्या है, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। हमने बताया था कि फोर्स जो होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। शॉर्ट में कभी कभी हम लोग डायरेक्ट इसको के लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो पढ़ते हैं वो एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 × 10⁻12। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर 9 × 10 के पावर 9 कैसे यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर वैल्यू सारा कुछ रखेंगे ना, 1/4 × पाई का वैल्यू 3.14 × 8.85 × 10⁻12, ये सारा कुछ रख के जब सोल्व करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 9 × 10 के पावर 9। इसलिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ना रख करके डायरेक्ट पूरा का न्यूमेरिकल सोल्व करते समय पूरा का वैल्यू रख लेते हैं 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, तो इसका डायमेंशन भी, एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशन याद रख लेना है। यहाँ पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा और डायमेंशन हो जाएगा। इसका यूनिट सेम है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सिर्फ उल्टा हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि के का जब हम वैल्यू निकाले थे तो के का मतलब था 1/4π एप्सिलॉन नॉट। अब इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको फैराड पर मीटर भी बोलते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m-1 l-3 t4 a स्क्वायर। तो ये सारा क्वेश्चन डायरेक्ट 1 नंबर का आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन बताया है म्यू नॉट और लाइट से। ठीक है, तो म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। म्यू नॉट का यूज मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और इसको ठीक से समझ में आएगा। अगर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच रिलेशन अगर देखें तो ये लाइट का जो स्पीड है उसके साथ जुड़ा हुआ है। सी बराबर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं 1/μ0 × एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी एक रिजल्ट है जिसको याद रख लेना है। और अगर आपको डायमेंशन याद रखने में प्रॉब्लम हो तो इसका भी एक तरीका है, इसको भी चाहे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक निकालना आ गया है, ये निकालना इजीली है, हमने यहाँ पर देख लिया वो कैसे आता है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का जो डायमेंशन होता है
फोर्स का न्यूटन होता है, न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस टू। न्यूटन का याद रखना होगा एम एल टी माइनस टू। अब जब न्यूटन का पता चल गया तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/n है, ठीक है, सी स्क्वायर बटा एन एम स्क्वायर, तो 1/n है, तो हम लोग एम एल टी माइनस टू का पावर कितना लिख देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सी स्क्वायर है, कुलम स्क्वायर, हम लोग कुलम सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर कर देंगे और टी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक ही बात रहेगा। उसके बाद मीटर स्क्वायर मतलब कि लेंथ, इसको एल स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये हो गया m-1 l-1 t का पावर 2 इंटू सी कुलम बटा टाइम, q बाई टी क्या होता है, q बाई टी करंट होता है, और करंट का यूनिट डायमेंशन क्या होगा, एम्पियर, तो इसको हम लोग लिख लेंगे a स्क्वायर। और इसके बाद बच गया टी स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर में टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर 4 हो जाएगा, और बटा एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एल के पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा पूरा डायमेंशन आ जाएगा a-1 l-3 t4 और a स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम का फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग फोर्स बराबर क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट तब यूज करेंगे जब फ्री स्पेस हो, ठीक है, एयर हो या फिर फ्री स्पेस हो, वहां पर हम लोग सिंपली एप्सिलॉन नॉट से काम चला लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं हम लोग मीडियम चेंज करते हैं, ठीक है, हम लोग किसी वाटर में या फिर ऑयल के वगैरह ऑयल के अंदर अगर फोर्स मेजर करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, ए वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर कर देंगे। अब सोल्व करेंगे तो अब हमारा आंसर सही आएगा। अब एप्सिलॉन आर क्या है, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू डिफरेंट होगा डिफरेंट चीज के लिए। अगर एयर के लिए बात करें तो एप्सिलॉन आर 1 हो जाएगा, एयर फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा। इसके अलावा अगर वाटर की बात करें तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोग को कितना लेना पड़ेगा, 80 लेना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग माइका का बात करें तो 6 लेना होगा, ग्लास के लिए 5 to 10 लेना होगा, मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है, ठीक है, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा मेटल के लिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक तो तरीका हमने बताया था कि फोर्स को लिखने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आर कैप एक देते हैं जो कि हमको बताता है कि फोर्स हमारा जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन आर की तरफ होगा। यहाँ पर हमने एक चीज और बताया था, आर कैप को हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू, वेक्टर आर में क्या होता है, दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग आर कैप दे देते हैं और मैग्नीट्यूड के लिए मॉड आर लिखते हैं। तो चाहे तो इस आर कैप को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और इसके बदला में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप को रिप्लेस कर रहे हैं, तो आर कैप रिप्लेस होगा तो वेक्टर आर बटा मॉड आर हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वेक्टर आर बटा मॉड आर, और तब ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, के Q1 Q2 बटा आर क्यू, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को देना पड़ता है वेक्टर आर। तो ये एक तो तरीका हुआ वेक्टर फॉर्म में लिखने का, और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के साथ दिखा है। तो अगर आपको एग्जाम में फोर्स के बारे में लिखने के लिए आए, ठीक है, या फिर कूलम्ब्स लॉ लिखने के लिए आए, तो कूलम्ब्स लॉ आप बस इतना दूर ही दिखा करके छोड़ सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ में डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद ए लिखना है और फिर ए लिख करके छोड़ देना है। लेकिन अगर वहां पर लिखता है कि वेक्टर फॉर्म में लिखे तो सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको बढ़ा देना होगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्वाड्रेंट यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस भी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, हालांकि इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, एक्स वाई एक्सिस में हम लोग दिखा सकते हैं। एक हम लोग R1 दिखाएंगे, यहाँ पर हमारा पोजीशन वेक्टर है R1, ये जो लाइन यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, ये हमारा पोजीशन वेक्टर R1 है, और यहाँ पर ये है पोजीशन वेक्टर R2। ये पोजीशन वेक्टर R1 और R2 का क्या मतलब हुआ, ये हमारा एक्सिस है वाई एक्सिस, पहला जो चार्ज रखा हुआ है Q1 और रखा हुआ है इस पॉइंट पर, ठीक है, और दूसरा जो चार्ज रखा हुआ है Q2 वो रखा हुआ है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो
इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर कुछ एक्स का वैल्यू होगा, कुछ वाई का वैल्यू होगा। हम इसको सिंपली वेक्टर आर से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा वेक्टर R1, अगर इसको 1 माने Q1, ठीक है, Q1, तो इसको R1 बोलेंगे, और एक Q2 है तो इसको पोजीशन वेक्टर R2 बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस हो, दोनों जो चार्ज है, हम लोग क्या लेते हैं, फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें हम लोग आर स्क्वायर लेते हैं। आर स्क्वायर क्या होता है, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस हमारा ए वेक्टर होगा, ठीक है। और इस वेक्टर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए वेक्टर फाइंड आउट करना इजी है, ठीक है। इसको फाइंड आउट अगर करना है तो हम लोग एक ट्रायंगल रूल है उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर में ऐसे ये चैप्टर पढ़ना था। अगर 3 वेक्टर, ठीक है, इस टाइप से अगर कहीं पर लिया गया हो तो हम लोग लिखते हैं, अगर वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है और ए वेक्टर सी है, तो इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैसा ही 3 वेक्टर है, बस डायरेक्शन का थोड़ा सा फर्क है, तो डायरेक्शन हम लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है। हम ले लेते हैं यहाँ पर एक R2, ये हमारा R2, और यहाँ पर ये हमको पता नहीं है, ये हमको निकालना है, इसको एक से जूम कर लेते हैं। और एक और यहाँ पर जो वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर है R1, क्लियर है। अब हमको ये x पता करना है कि x को कैसे निकालेंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये तब अप्लाई होता है जब तीनों का जो वेक्टर का डायरेक्शन हो एक के बाद एक, मतलब एक का हेड दूसरा का टेल से मिलता हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं तीनों केस में एक का हेड दूसरा के टेल से मिल रहा है, तो हम लोग R1 को उल्टा कर लेंगे, तब हमारा वो कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। तो R2, ये जो x है इसको x ही रहने देंगे, ठीक है। ये x है, Q2 से Q1 का डिस्टेंस ये x है, और ये जो वेक्टर है इसको हम घुमा लेते हैं, ठीक है। ये घुमा लेने के बाद अब -R1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस -R1 प्लस R2, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू, ये वाला जो माइनस वाला टर्म है इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो R1, और ए वाला माइनस हो जाएगा, R1 माइनस R2। तो हमारा x वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वाला वेक्टर हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक है। तीनों डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वेक्टर हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है F12। F12 का क्या मतलब हमने बताया था, F12 को याद रखने का तरीका है, ठीक है। ऐसे F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 2 मतलब कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, लोग इसको याद नहीं रख पाते हैं, तो इसको हम लोग 2 करके याद रखेंगे। जो पहला टर्म होगा 2 होगा, और जो दूसरा टर्म होगा वो फ्रॉम होगा, ठीक है। अब 2 और फ्रॉम यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि पहला 2 होगा या फिर दूसरा 2 होगा। तो यहाँ पर पहला जो है वो 2 लीटर का है, इसको याद रख लेना है, ये 2 लीटर का है। 2 लीटर हमेशा पहले आता है 4 लीटर के कंपेयर में, तो 2 हमेशा पहले वाला को लिखेंगे और फ्रॉम हमेशा बाद वाला को, मतलब 2 से 1 पर फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इससे हम आसानी से याद रखा जा सकता है। F12 लिखा हुआ है मतलब कि 2 से 1 पर लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो निकाल रहे हैं F12 निकाल रहे हैं, 1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स, 1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स F12। तो F12 के लिए हम लोग वेक्टर यहाँ पर क्या ले लेंगे, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो सिंपल फार्मूला था। उसके बाद वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग वेक्टर वाला फार्मूला याद करेंगे कि वेक्टर में हम लोग क्या लिखते थे। तो यहाँ पर लिखना होता था Q1 Q2 बटा आर क्यू, नीचे में आर क्यू लिखना होता था। तो हम लोग यहाँ पर ये जो आर है, आर की जगह पर हम लोग कितना आया है, R1 माइनस R2। तो हम लोग लिखेंगे ऊपर में Q1 Q2 बटा वेक्टर R1 माइनस R2, ठीक है। ये दोनों वेक्टर है, इसका होल क्यू, मॉड का होल क्यू, और इंटू R1 माइनस R2। यहाँ पर हम लोग वेक्टर साइन देते थे ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर आता था, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग वेक्टर दे देंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया।
अब उसी तरह से अगर हम लोग को F21 निकालने के लिए दे दें तो F21 के लिए हम लोग क्या करेंगे, F21 के लिए हमारा जो फोर्स होगा, ठीक है, यहाँ पर है 21, मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाला में 2 और दूसरा वाला में 4, तो 1 से 2 पर लगने वाला फोर्स, तो 1 से 2 पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ए हमारा 1 है और ए 2 है और ए हो जाएगा F21, 1 से 2 पर लगने वाला फोर्स, ठीक है। अब इस वेक्टर को हम लोग को पता करना है, ठीक है। इस वेक्टर को अगर पता करना है तो अगर रूल से पता करेंगे तो फिर इतना सारा कुछ करना पड़ेगा, तो बार बार इतना करें, उससे अच्छा हम लोग एक बार याद रख लेते हैं। अगर 2 पर फोर्स निकालना हो तो हम लोग डायरेक्ट R2 माइनस R1 कर लेंगे। ये जो डिस्टेंस होगा वेक्टर फॉर्म में सिंपल R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। ये समझने के लिए ठीक था, लेकिन ये बार बार इस प्रक्रिया को हम लोग अपनाएंगे तो इससे टाइम जाएगा, ठीक है। और इसको बिल्कुल एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद से समझने के लिए है। तो F21 निकालते समय हमारा जो इस डायरेक्शन में वेक्टर का डिस्टेंस का जो फॉर्म आएगा वो आएगा R2 माइनस R1। अब फोर्स निकालने का सेम तरीका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिखना क्या होगा, यहाँ पर लिखना होगा F21, फोर्स F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1, ठीक है। इसका मॉड का होल Q इंटू R2 माइनस R1, यहाँ पर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये है इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसके बाद आते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, तो यहाँ पर कुछ और टर्म दिया है, यहाँ पर दिखाया है कि अगर हम लोग R21 या फिर F21 और F12 अगर निकालते हैं, ठीक है, दोनों में रिलेशन क्या आ रहा है, F12 और F21 में दोनों में रिलेशन होगा F12। अगर F12 की हम लोग बात करें तो फोर्स का डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ था, यहाँ पर R1 और R2। F12 2 की वजह से 1 पर लगने वाला फोर्स, इसका डायरेक्शन इधर था, और F21 का फोर्स का मतलब कि 1 से लगने वाला 2 पर फोर्स, तो 1 से 2 लगने वाला 2 पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच डायरेक्शन में चेंजिंग है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस साइन दे देंगे। ये F12 और F21 में रिलेशन होगा। अब यहाँ पर एक क्या किया है, R12 इज इक्वल टू R21 माइनस ऑफ R21 किया। ऐसा क्यों, क्योंकि R21 जब हम लोग बात करते हैं तो R21 1 से 2 की ओर डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, ये हमारा R21 है, और R12 ठीक है 2 से 1 की ओर डायरेक्शन दे रहा है। तो दोनों का जो डायरेक्शन है 180 का डिफरेंस आ रहा है फेज में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दोनों अपोजिट फोर्स का डायरेक्शन था, उसी तरह से आर का यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस साइन देंगे, ठीक है। अब F12 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब यहाँ पर R12 यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर RQ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कैप किया है, R12 कैप यहाँ पर कर दिया है। R12 कैप का क्या मतलब है, तो जैसे कि R कैप का मतलब हम लोगों ने समझा था, वेक्टर R क्या होता है, बराबर होता है R कैप इंटू मॉड R का, ठीक है। तो यहाँ से R कैप हम लोग कैसे निकालते थे, R कैप निकालते थे वेक्टर R बटा मॉड R करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग R12 अगर हम लोग को निकालने के लिए बोला है R कैप 1 2, तो इसका मतलब क्या होगा, R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस R1 बटा मॉड R2 माइनस R1, ठीक है। अब ये चीज हम लोग R12 की जगह पर रखेंगे तो फिर से हमारा जो फॉर्मूला है वो पहले वाला चला आएगा, ठीक है। और R का मतलब क्या होगा, R दोनों के बीच का डिस्टेंस है, R मतलब यही होता है R2 माइनस R1, ये हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अगर मॉड ले लिए तो वो हमारा प्योर R बन गया, ठीक है। तो ये R12 से घबराना नहीं है, R12 कैप का मतलब यही हो गया। यहाँ पर ए वैल्यू रखेंगे ना तो वो फिर से ऊपर वाला जो हम लोग निकाले हैं वो आ जाएगा, F12 जैसा निकाले हैं वैसा ही आ जाएगा। तो हम लोग चाहें तो ये जो फॉर्मूला है इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है इसको दूसरा फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा मॉड R2 माइनस मॉड R1 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बटा मॉड R2 माइनस R1, ठीक है।
अब इस R1 माइनस R2 जो मॉड है उसको हम लोग चाहे तो R लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा ये आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको लिखेंगे R2 माइनस R1 का कैप। ये R2 माइनस R1 क्या होगा, हमारा एक यूनिट वेक्टर होगा, या फिर इसी को बढ़ा ले तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर और ए R21 कैप। इस टाइप से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हर फॉर्म में लिखने आना चाहिए, ठीक है। आप लोग कॉपी पर 3 से 4 तरीका जो लिखने का है उसको बार बार एक बार लिख करके देख लीजिएगा, समझ करके देख लीजिएगा। समझने में अगर कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में लिख दिया कीजिए, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल वही दिखाया है कि दोनों F12 और 21 में क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। और ये डिफरेंट तरीका है, 3 से 4 तरीका हो गया फोर्स को लिखने का। उसको आप लोग एक बार ठीक से कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जो भी 3 से 4 तरीका लिखने का मिला है वो सबको, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है क्या हमारा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली है, अगर मान लेते हैं हमारा एक चार्ज Q1 है, ठीक है। अब इस पर बहुत सारे, या फिर Q0 इसको मान लेते हैं, यहाँ पर बाहर में बहुत सारा चार्ज है, Q2, ठीक है, Q3, Q4, इस तरह से Qn चार्ज है, ठीक है। तो एक क्या करेगा, ये सारा जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब सबका जो वेक्टर सम होगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब सबको इंडिविजुअली, सबको ऐड करना, सारे को के इफेक्ट को काउंट करना हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज, अब यहाँ पर गिवन चार्ज कौन सा है, Q0, तो Q0 पर एक्ट करने वाला टोटल फोर्स ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज, यहाँ पर n चार्ज हमने लिया है, इज द वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। मतलब कि इंडिविजुअल सम, मतलब कि जो F होगा, F नेट होगा टोटल, वो सब इंडिविजुअल फोर्स के सम के बराबर होगा। अब Q1 उस पर फोर्स F1 लगाएगा, Q2 फोर्स F2 लगाएगा, Q3 फोर्स F3 लगाएगा, ठीक है। सबके वेक्टर सम का जोड़ जो भी होता है, सबका वेक्टर सम इसके बराबर होता है हमारा टोटल F नेट, ठीक है। Fn, nth फोर्स के लिए हम लोग कर लेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काफ़ी इजी है, और सेम में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाई होता है। लेकिन पहले तो हम लोग को समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दूसरा पढ़ा चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी। तीसरा हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ क्या है, ठीक है। चौथा हमने पढ़ा फोर्स को डिफरेंट तरीके से कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिंपल तरीका से कैसे लिखते हैं। पांचवा हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए था, ये सिर्फ फोर्स के लिए था। आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली समझ लेते हैं पहले, ठीक है। मान लेते हैं हमारा एक चार्ज यहाँ पर Q0, ठीक है। अब Q0 क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, या फिर इसके अंदर, ठीक है, इस Q0 के पास में अगर कोई दूसरा चार्ज लाए तो उसको ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, ठीक है। तो वो अट्रैक्ट और रिपेल किसकी वजह से हो रहा है, इसके इस फील्ड की वजह से, ठीक है। तो कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। ये तो समझने के लिए हो गया। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो डिफिनेशन लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूनिट चार्ज ले लेंगे, ठीक है। ये एक चार्ज है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट 1 कूलम है। तो 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q बटा Q0 इंटू 1 बटा आर स्क्वायर। तो ए फोर्स का जितना वैल्यू आ रहा है, जितना मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, अगर यूनिट चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के सामने रखे तो इस यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो एक डिफिनेशन के लिए याद रखना है, डिफिनेशन तब देंगे जब यहाँ पर एक यूनिट चार्ज हो। और समझने के लिए ये याद रखना है कि इसका अपना पावर होता है, ठीक है। अपने चारों तरफ इसका कुछ कैपेसिटी होता है, इसकी कैपेसिटी, इसके पहुंच के अंदर जो कोई भी आएगा उसको या तो ये खींच लेगा या फिर उसको दूर फेंक देगा। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। डिफिनेशन के लिए याद रखेंगे यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या डिफिनेशन दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है या फिर 1 पर जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला F/Q0 किया, ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज उसको इस तरीके से ही लिखते हैं, या फिर अगर समझना हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं। हम लोग फोर्स बराबर क्या जानते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग का आया है 1/4πε0 Q0/r², ठीक है। और हमारा Q0, यहाँ पर जो Q0 है वो टेस्ट चार्ज है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो Q0 जो लिखा है नीचे में वो टेस्ट चार्ज है, तो उससे अगर समझना है तो इसको हम लोग Q1 कर देते हैं और इसको Q0 कर देते हैं, ठीक है। हम सेम ए फॉर्मूला लाना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर Q1 किया है, यहाँ पर Q0 किया, दो केस लेते हैं तब आप लोग को ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर हमने Q1 लिया है और यहाँ पर एक 1 कूलम का चार्ज लिया है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वही है जो 1 कूलम का चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, Q2 का वैल्यू 1 है तो उसको नहीं लिखते हैं, Q1 Q2/r², r² जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच वो हम लोग को यहाँ पर नीचे लिखना होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज Q0 ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये चार्ज Q1 है, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q0/r²। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें Q0 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो इधर से Q0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी Q0 से डिवाइड करना होगा। अब एक Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/4πε0 Q1/r²। तो ये जो फॉर्मूला आया और ये फॉर्मूला दोनों का दोनों सेम है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा, F और Q बाई मतलब कि E बराबर हम लोग बोल सकते हैं F/Q0, ठीक है। तो दोनों सेम चीज है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो आपको सिंपल इतना कुछ लिखना नहीं होगा, आपको सिंपल अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो समझने के लिए आपने समझ लिया। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन क्या है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उसके बाद मैथमेटिकली इसको लिखना है E बराबर F/Q, या यहीं से एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला आता है फोर्स बराबर Q इंटू E, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है एक Q कौन सा होगा, एक Q होगा जो टेस्ट चार्ज है O, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है O, ए चार्ज नहीं है, यहाँ पर दो चार्ज आ रहा है, एक Q1 और एक Q0। तो एक Q जो है, एक Q0 एक कौन सा है, टेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से बना है, और यहाँ पर जो Q0 हम लोग लिख रहे हैं वो ये वाला टेस्ट चार्ज है जिसको हम लोग टेस्ट करने के लिए वहां पर रखे हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर साथ में यूनिट दे दिया है, तो यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी पढ़ा E बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स न्यूटन बटा कूलम, ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन बटा कूलम लिखा हुआ है। और वोल्ट का मीटर पर मीटर कैसे आता है ये हम लोग आगे जब पोटेंशियल टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी के लिए बस याद रख लीजिए वोल्ट पर मीटर। और वोल्ट जो होता है वो जूल पर कूलम होता है, ये भी हम लोग जब पोटेंशियल और वर्क डन पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा। साथ में मीटर से डिवाइड किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मीटर था तो यहाँ पर भी मीटर आ ही जाएगा। उसके बाद सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन पर कूलम, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि न्यूटन का क्या होता है mlt-2 होता है, न्यूटन का mlt-2 और बटा कूलम है, तो कूलम के लिए हम लोग यहाँ पर सी कर लेते हैं इनिशियली, और कूलम Q/T हम लोग क्या जानते हैं, कैरेंट, ठीक है, मतलब कि कूलम बाई टाइम कैरेंट होता है, तो कूलम बाई टाइम हम लोग को यहाँ पर करना होगा, तो T इंटू टी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा mlt 2 और 1 a -3 और बटा C/T को कैरेंट बोलते हैं, ठीक है, तो ये एम्पियर हो गया, तो ये बन गया mlt -3 और a का पावर -1, ठीक है, तो ये हम लोग का डायमेंशन बन गया। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो डायरेक्शन अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर होता है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, बाहर की ओर होगा, और चार्ज अगर निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, और निगेटिव चार्ज है अगर -Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया है, तो फोर्स बराबर F बराबर QE हमने अभी देखा, ठीक है, यहाँ पर भी F बराबर
क्यूई लिखा हुआ है, तो ये कोई नया है नहीं। और डायरेक्शन हम लोग कैसे फोर्स का पता करेंगे, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन हमेशा एक ही सेम दिशा में होगा, अगर दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तब, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो फोर्स लगेगा, मान लेते हैं हमारा Q1 है और एक Q2 है, तो यहाँ पर जो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन अपने आप इधर हो जाएगा। दूसरा केस लेते हैं Q1 और माइनस Q2, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा इधर, तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखाया है, अगर चार्ज निगेटिव रहा तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो बाहर की ओर होता है, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा। और ये भी पढ़ा है कि अगर दो चार्ज डिफरेंट साइन के हों तो जो ये होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फील्ड इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में। तो हम लोग सिंपली समझ गए कि यहाँ पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट होने वाला है। उसके बाद अब सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल फोर्स की तरह ही है। अगर बहुत सारा चार्ज है और सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सबके इंडिविजुअल सम के बराबर होगा। अब इस टाइप का केस बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एक चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और जो दूसरा चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अब पूछता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तो यही फॉर्मूला होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 U2 कॉस थीटा। लेकिन ये जो अल्फा निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो अल्फा निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, बस इसको थोड़ा बढ़ा लेना है और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच देना है, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर का ए अल्फा निकालने के लिए यहाँ पर देखते हैं ए परपेंडिकुलर P हो गया और यहाँ से यहाँ तक ए हमारा बेस हो जाएगा B, ठीक है। तो tan अल्फा P बाई बी, P मतलब कि E2, ए E2 है ना, ए E2 है तो ए भी हमारा E2 हो जाएगा और E2 इस थीटा, तो ए भी एंगल क्या होगा थीटा। अब E2 cos थीटा होगा नीचे की ओर और E2 sin थीटा होगा इस डायरेक्शन में। तो ए जो लेंथ है मतलब कि ए हो जाएगा E2 sin थीटा, तो P हो गया हमारा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। और नीचे वाला जो बेस हो गया, बेस का एक थोड़ा छोटा सा पार्ट, ठीक है, ये बस इतना दूर का जो पार्ट है वो हो गया हमारा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो टोटल बेस कितना हो गया E1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ E1 था और इतना दूर हो गया E2, तो E1 प्लस E2 मतलब कि E1 प्लस E2 cos थीटा, टोटल tan अल्फा हो जाएगा E2 cos sin थीटा बटा E1 प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो पॉइंट चार्ज, अगर एक चार्ज यहाँ पर Q1 रखा हुआ है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q बटा R स्क्वायर, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है तो इसके वजह से R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फोर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, फोर्स में यहाँ एक और चार्ज होता था और फिर इन दोनों का चार्ज हम लोग ऊपर में लेते थे, लेकिन यहाँ पर एक ही चार्ज है और इसकी वजह से फील्ड निकालना है तो एक ही चार्ज लेंगे ऊपर की ओर। अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, नेगेटिव रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर। पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अगर ये चार्ज इस पर Q है, पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यहाँ से R डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आगे हम लोग को धीरे धीरे करके पढ़ना होगा कि अगर कोई चार्ज Q है, एक रेड है, रेड पर अगर ये चार्ज Q रखा हुआ है तो ये जो चार्ज होगा ये पूरे रेड पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हम लोग आगे चल करके निकालेंगे। इसी तरह से एक एरिया दिया जा सकता है, ठीक है, एरिया पर चार्ज Q है जो पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कोई वॉल्यूमेट्रिक स्फीयर हो गया मान लेते हैं, ठीक है। तो इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आगे हम लोग को डेरिवेशन मिलेगा, ठीक है।
तो इसके लिए एक ज़रूरी है कि इसको हम लोग डिफाइन कर लें कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर चार्ज यहाँ पर Q टोटल n लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इसको हम लोग लैम्डा बोलेंगे। मतलब कि लाइन चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पर होगा Q/L होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया है लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, इसको क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर, क्योंकि चार्ज एक है और लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे। उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसके लिए चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और उसी तरह से अगर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे तो इसके लिए हम लोग रो वर्ड यूज करेंगे, रो बराबर हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे हम लोग यूज करेंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। जहाँ पर लैम्डा यूज करेंगे वहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, जहाँ पर सिग्मा यूज करेंगे वहाँ चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, और जहाँ रो यूज करेंगे वहाँ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो इसका जरूरत आगे पड़ेगा। इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा कि कोई भी चार्ज होता है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हालांकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दिखाई नहीं देगा, ये सारा क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, सिर्फ समझने के लिए है। हमने पहले भी बताया था कि जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड होता है, वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लोग देख नहीं पाते हैं। उसी तरह से चार्ज के लिए भी होता है, चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा उसको हम लोग देख नहीं सकते, बस एक इमेजिनरी लाइन है। अब इसी लाइन के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, सीखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। और अगर कहीं पर निगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो इसमें टर्मिनेट होगा, यहाँ पर आकर के बंद होता हुआ दिखाई देता है। अगर कहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा, स्टार्ट होकर के निगेटिव चार्ज पर इन हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमेशा ए प्लस से माइनस की ओर होता है, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी हो गया कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, निगेटिव चार्ज पर इन होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ फील्ड लाइन ऑरिजिनेट या टर्मिनेट ऑन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। चार्ज का वैल्यू जितना, मतलब कि अगर कहीं पर डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफ़ी क्लोज है, तो वहाँ पर बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। अगर कहीं पर दूर दूर पर दिखाया जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है कम है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ऑरिजिनेट या टर्मिनेट ऑन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज का जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर प्रॉपर्टी पर, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर यूनिट एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। किसी यूनिट एरिया से अगर कोई एरिया हम लोग ले लेते हैं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो पास करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया इसको परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा, ठीक है। इसको हम लोग इस टाइप से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब ये अंदर जाने वाला ये जो पॉइंट है वो उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये बोल रहा है हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है। कम से कम 5 पॉइंट आपको याद रख लेना है एग्जाम के लिए। उसके बाद टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, दिस विल बी इंस्टेंटेनियस पाथ चार्ज विल टेक इफ गेट देयर। ये 4 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हुआ, जैसे मान लेते हैं हमारा चार्ज ए है, ठीक है, ए पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर बी है जिस पर निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलेगा माइनस में इंटर करेगा, ठीक है। अब कहीं पर इस पॉइंट पर मान लेते हैं हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट इस पर जो ड्रॉ किया हुआ है वही हमको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो हम लोग यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, इस पॉइंट पर पता करना है तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो
किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर खींचा गया टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। उसके बाद अगला पॉइंट है 5 नंबर, 2 और मोर फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो दो लाइनें कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, मान लेते हैं ये निगेटिव चार्ज है। ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है और इस पर काफी क्वेश्चन बनता है। सिंगल अकेला पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है एक दूसरे को कट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक कभी कट नहीं करेंगे, सारे जो होंगे अलग अलग होंगे, ठीक है। अब कट क्यों नहीं करता है, तो हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है किसी एक पॉइंट पर अगर एक चार्ज है यहाँ पर, तो एक इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, जिसका डायरेक्शन इधर होगा। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं और ये इस तरह से इसको कट करता है। तो कट करेगा तो फिर हम लोग अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तब मतलब कि इस डायरेक्शन में आएगा। तो एक पॉइंट पर कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। दे कैन नॉट हैव मल्टीपल डायरेक्शन, यहाँ पर लिख भी दिया है। उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा इस टाइप से पैरेलल होगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया है। ये हम लोग को बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और अगर कहीं पर एक इस टाइप से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, कहीं पर क्लोज कहीं पर दूर दूर पर, तो ये हम लोग को बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ठीक है। उसके बाद अगला है 6 नंबर पॉइंट हो गया। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट, फील्ड लाइन कैन नॉट फॉर्म लूप। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि प्लस से निकलने के बाद ये माइनस पर जाकर के खत्म हो जाएगा। अब माइनस से निकल करके वापस प्लस पर ये नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम ये बना देंगे कि प्लस से निकल करके माइनस में आया और माइनस से निकल के प्लस में जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक क्लोज लूप बना रहे हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। हमेशा प्लस से निकलेगा और माइनस में जाएगा, क्लोज लूप का ये फॉर्मेशन नहीं करता है। क्लोज लूप का फॉर्मेशन कौन करता है, मैग्नेट करता है। मैग्नेट में अगर नॉर्थ पोल है साउथ पोल है तो ये नॉर्थ से निकलेगा साउथ में इंटर करेगा और फिर यहाँ पर साउथ से नॉर्थ, अंदर में साउथ से नॉर्थ और ऊपर में नॉर्थ टू साउथ। तो जो मैग्नेट होता है वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, पर हमारा जो चार्ज है वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है। 8 नंबर पॉइंट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर यहाँ पर कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, इस पर चार्ज क्यू अगर दिया हुआ है तो इसके हर पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं प्लस और यहाँ पर माइनस, दो कंडक्टर हमने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, सेंटर से बिल्कुल इस पर परपेंडिकुलर होगा, निकलेगा। फिर यहाँ पर बाद में भले ही ये मुड़ जाए, पर जहाँ निकल रहा है वहाँ पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जहाँ पर इंटर कर रहा है वहाँ पर हमेशा ये सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। ये सरफेस है और सरफेस पर ये परपेंडिकुलर गिरेगा। सीधा ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाया है कि सरफेस पर जो गिर रहा है ये भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि ये सेंटर से जाकर के मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, सेंटर से मिलता हुआ दिखाई देगा और ये 90 डिग्री बनाएगा वहाँ पर जो टेंजेंट है उस पर, ठीक है। तो सरफेस, और यहाँ पर भी दिखाया है दो सरफेस है, यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर निकल रहा है और परपेंडिकुलर इंटर भी कर रहा है। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट है, फील्ड लाइन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर उसका डायरेक्शन होता है। उसके बाद 10 नंबर है, इफ इन ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट देयर विल बी नो फील्ड लाइन। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पर हम लोग फील्ड लाइन नहीं दिखाएंगे। जहाँ पर फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहां पर फील्ड लाइन भी एब्सेंट रहेगा। तो ये टोटल 10 पॉइंट हो गया। 10 में से कम आपको 5 याद रखना होगा और उसे एग्जाम में लिखना होगा। उसके बाद आते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो एक किस टाइप का मोशन करेगा, क्या होगा इस पर। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। F बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, Q इंटू E, ठीक है। तो अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा और इसमें अपने आप मोशन आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर दिखाया गया है ए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, ए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये सारा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा क्यू ई के बराबर। और डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फोर्स बराबर हम लोग क्यू ई लिखते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन हो जाता है। क्यू का कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन हाँ चार्ज अगर निगेटिव रहा तो ये जो है फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर माइनस चार्ज क्यू है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट दिशा में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर फोर्स बराबर हम लोग लिखेंगे क्यू ई, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला आते हैं फोर्स, और इसका पॉइंट है फोर्स एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। फोर्स लगेगा तो फिर एक्सीलरेशन भी होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है तो वहां पर एक्सीलरेशन होना ही होना है। तो एक्सीलरेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एफ बाई एम करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एफ बाई एम हमारा जो होगा वो एक्सीलरेशन होगा। और फोर्स कितना लगता है, अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स लगता है क्यू ई, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं क्यू ई बाई एम। कहने का मतलब कि अगर किसी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। और एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा, क्यू ई बाई एम होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया एक्सीलरेशन का, फोर्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। उसके बाद वेलोसिटी कितना होगा, मान लेते हैं इनिशियली जो हमारा रखा हुआ है ऑब्जेक्ट या फिर चार्ज, उसका वेलोसिटी 0 है, ठीक है। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो क्यू रखा हुआ है तो हमने पढ़ा कि उस पर फोर्स लगेगा, अब फोर्स लगेगा उसकी वजह से एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा, क्यू वी बाई एम। तो अगर इस चार्ज को यहाँ पर हम लोग रख दिए तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा टी टाइम के बाद, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा क्यू वी बाई एम। तो v बराबर क्या हम लोग जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। अब इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 है, तो 0 प्लस ए का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, क्यू ई बाई एम, और इंटू टाइम की जगह पर t। तो वेलोसिटी कितना आ जा रहा है, क्यू ई टी बाई एम। तो यहाँ पर टोटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, क्यू ई टी बाई एम। अगर चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसमें मोशन आ जाएगा, और उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्यू ई टी बाई एम। अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और अगर u को हम लोग 0 बना दें तो a हो जाएगा 2, a की जगह पर क्यू ई बाई एम और s का s। तो हमारा v का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा v बराबर √2qes बाई एम। तो दो टर्म में हम लोग वेलोसिटी देखें, एक टाइम के रिस्पेक्ट में देखें और एक डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखेंगे। ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे इस वेलोसिटी वाला को, ठीक है, टाइम वाला जो है क्यू ई टी बाई एम। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं, या फिर सिंपल डेरिवेशन है और खुद से भी आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम क्या हम लोग जानते हैं, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास तो एम ही रहेगा, वेलोसिटी अभी हम लोगों ने निकाला v बराबर ए टी, यू तो 0 था, मतलब क्यू ई बाई एम इंटू टी अभी हम लोगों ने निकाला, तो क्यू ई टी बाई एम यहाँ पर यूज करेंगे, एम और एम कैंसिल होगा और क्यू ई टी हम लोग का मोमेंटम आ जाएगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी का वैल्यू फिर से रख देंगे और जो डेरिवेशन आ जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m आएगा। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो। उसके बाद बी पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट ए हम लोगों ने देखा, पॉइंट ए में हम लोग को 4 चीज मिला। सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए देखे, पॉइंट ए में हम लोग एक्सीलरेशन पता किए, वेलोसिटी पता किए, मोमेंटम पता किए और साथ में उस चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पता किए। अब बी पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स विथ ए इनिशियल वेलोसिटी एट राइट एंगल ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। क्या मतलब है, मतलब है कि यहाँ पर हम लोग को ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया गया है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यू वेलोसिटी से एक चार्ज इंटर करता है। पहला केस हम लोग जो पढ़े थे उसमें चार्ज रेस्ट में था, लेकिन यहाँ पर चार्ज मोशन में है, ठीक है।
परपेंडिकुलर फेंका गया है यू वेलोसिटी से, तो यू वेलोसिटी से फेंका गया है, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस गया तो घुसने के बाद इस पर फोर्स लगने लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, m इंटू ए, और एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल को रखे तो उसका एक्सीलरेशन कितना होता है, क्यू ई बाई एम। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू इंटू ई लगेगा। तो इस फॉर्मूला से ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग फोर्स बराबर क्यू ई हम लोग पढ़ चुके हैं। इन दोनों रिलेशन से हम लोग चाहें तो एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं, या फिर एक्सीलरेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो आता है वो आता है क्यू ई बाई एम। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उसमें एक्सीलरेशन तो अपने आप आ ही जाना है, क्यू ई बाई एम एक्सीलरेशन आना ही आना है। यहाँ पर एक अलग एक और दूसरा जो पॉइंट है यू, मतलब कि यहाँ जो पार्टिकल है इसमें दो चीज होगा, एक वेलोसिटी यू होगा जो कि एक्स डायरेक्शन में होगा, और दूसरा एक्सीलरेशन, इस पर फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन होगा क्यू ई बाई एम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर हम लोग करना क्या होगा, ठीक है, हम लोग को यहाँ पर पता करना है टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट है वाई वो कितना हो जाएगा, या फिर जब पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोग एक्स मान लेते हैं। अगर यहाँ से हम लोग पार्टिकल को फेंकते हैं, जब ये डिस्टेंस एक्स ट्रेवल कर लेगा उस समय यह ऊपर कितना चला जाएगा, वाई कितना होगा, ये हम लोग को यहाँ पर पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो अगर हम लोग फार्मूला देखें तो y बराबर लगा सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करते हैं y डायरेक्शन में। ठीक है, तो y डायरेक्शन में u क्या है, 0 है। यहाँ पर ध्यान रखना है u जो है वो x डायरेक्शन में है, u y डायरेक्शन में कितना है, 0 है। तो यहाँ पर ये हम लोग का बच जाएगा सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर। और टाइम कैसे हम लोग निकालेंगे, तो t बराबर हम लोग जानते हैं समय बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, इसको x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो समय बराबर डिस्टेंस बटा वेलोसिटी इसका क्या है, u है। तो t का वैल्यू हम लोग x बटा u ले सकते हैं, और एक्सीलरेशन बराबर हम लोग जानते हैं क्यू ई बाई एम। तो ये सारा वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो सारा वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग का जो y है वो आ जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ इंटू ए के जगह पर क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर के जगह पर एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कोई एक क्वेश्चन करता है कि हम लोग यू स्पीड से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते हैं, ठीक है, वो जब एक्स डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में तय करता है तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ए निकाल लिया है, y बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, फिर ए का जगह पर क्यू बाई एम और टी की जगह पर एक्स बाई यू, तो ये डेरिवेशन आप लोग का आ जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर दिखाया है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। एनी इंस्टेंट अगर वेलोसिटी निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो एनी इंस्टेंट अगर हम लोग यू वेलोसिटी से इसको फेंके हैं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, और ऊपर में तो यहाँ पर एक्सीलरेशन हो रहा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम। तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि वी एक्स किसी भी टाइम क्या होगा, तो वी एक्स इसका हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी यू कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कोई वी वाई हमसे पूछे तब कितना हम लोग बोलेंगे, तो वी वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे यू वाई प्लस ए टी। अब हम लोग को यू वाई पता है कि यू वाई 0 है, ऊपर की ओर नहीं फेंका गया है ऑब्जेक्ट को, तो 0 प्लस ए का वैल्यू क्यू ई बाई एम और टी का वैल्यू टी, तो y डायरेक्शन में वी वाई कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू टी, जो कि यहाँ पर निकाला हुआ है क्यू ई बाई टी बाई एम। ठीक है, क्यू ई इंटू टी बाई एम। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग को निकालना हुआ, टोटल दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एक एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है और दूसरा वाई डायरेक्शन में है। तो दोनों का रिजल्टेंट हम लोग कैसे ले लेंगे, रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो यू स्क्वायर प्लस इतना आ जाएगा। और अगर ये tan बीटा निकालने के लिए हमसे बोले तो tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई हम लोग का यहाँ पर पता ही है, और यू वाई जो है वो यू के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली tan बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू ई टी बाई एम इंटू यू। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले डिफिनेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है क्या।
तो इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा चार्ज Q1 रखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा चार्ज को हम कहीं से उठा करके, मान लेते हैं इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, वहां से उठा करके करीब लाते हैं, ठीक है। तो करीब लाते हैं तो इस दौरान हम लोग को वर्क करना पड़ता है। ये जो सारा वर्क होता है इस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मतलब कि किसी चार्ज को इन्फिनाइट से किसी निश्चित डिस्टेंस r तक, मान लेते हैं डिस्टेंस r1 है, किसी निश्चित डिस्टेंस r1 तक लाने में जो किया गया वर्क डन है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब ये वर्क डन हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो उसके लिए हम लोग को टोटल वर्क डन निकालना होगा, क्योंकि जो वर्क डन होगा इन्फिनाइट से यहाँ तक चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बोलेंगे। तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं जिसको हम लोग dr बोलते हैं, ठीक है। अब जब चार्ज हमारा इन्फिनाइट से ला रहे हैं, लाते वक्त जिस समय Q2 हमारा इस पॉइंट पर होगा, उसमें इस पर जो फोर्स लगेगा वो वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं डिस्टेंस जो है वो r है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि फोर्स निकालना हम लोग जानते हैं दो चार्ज के बीच, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस dr जो है वो काफी छोटा है, तो चाहे Q2 इस पॉइंट पर हो या फिर इस पॉइंट पर हो या फिर इस पॉइंट पर हो, हर जगह पर लगभग फोर्स को हम लोग इक्वल मान सकते हैं, जो कि होगा इसके बराबर, ठीक है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक लाने में dr डिस्टेंस ट्रेवल करवाने में जो वर्क डन है वो हमको निकालना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे dw, क्योंकि ये छोटा सा वर्क होगा, ठीक है। इस पॉइंट से dr डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन होगा एक छोटा सा वर्क होगा, तो इसको हम लोग dw से डिनोट करेंगे, और dw बराबर होगा f इंटू dr के बराबर। और हम लोग जो वर्क करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको इस तरफ लेकर के आ रहे हैं, एक Q1 जो है इसको रिपेल करेगा Q2 को, Q2 को इस डायरेक्शन में भेजना चाहेगा, पर हम लोग इसके अपोजिट इसको इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में हमारे द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, हम जिस डायरेक्शन में उसको लाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में चार्ज आ रहा है, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर हो रहा है, हम लोग जानते हैं जो वर्क होता है dw वो होता है f डॉट ds, मतलब कि f ds cos थीटा, ठीक है। और थीटा अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री कब होगा, 180 डिग्री तब होगा जब हम लोग वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा काउंट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो वर्क होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो निगेटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते समय जो वर्क डन लेंगे वो लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग निगेटिव वर्क डन करेंगे F फोर्स इंटू dr। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग को मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेकर के हम लोग इसको इस पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है r1 है और ये डिस्टेंस जो है r2 हो जाएगा सेंटर से, ठीक है। इसको मतलब कि Q1 से जो डिस्टेंस होगा ये r2 होगा। तो एक r1 डिस्टेंस पर रखा हुआ है Q1 से जो कि यहाँ तक है, और एक r2 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, W निकालते समय इंटीग्रेट कर देंगे dw को, कहाँ से कहाँ तक, r2 से लेकर के r1 तक। तो ये हम लोग को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, या फिर r स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर ले लेते हैं, dr बटा r स्क्वायर। और कहाँ से कहाँ तक करना है हम लोग को, r2 से लेकर के r1 तक करना है, ठीक है। और फिर r1 को हम लोग इन्फिनिटी ले लेंगे, तो इन्फिनिटी से लेकर के r1 तक लाने में जो किया हुआ वर्क डन है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो पहले हम लोग को इसका इंटीग्रेशन निकाल लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग k एज्यूम कर लेते हैं, तो k इंटू Q1 इंटू Q2, और अंदर में जो इंटीग्रेशन करेंगे r के पावर इसको कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ r के पावर -2 dr, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन होगा हम लोग का r2 से लेकर के r1 तक होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं k Q1 Q2 इंटू इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो r के पावर -2 + 1 बटा -2 + 1 हो जाएगा,
और ये लिमिट हम लोग का रहेगा R2 से R1 तक। और सबके पहले एक माइनस साइन है तो माइनस साइन ऑलवेज रहेगा, यहाँ पर माइनस साइन हम लोग ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के Q1 Q2 और ये जो वैल्यू है आ जाएगा R के पावर -1 बटा R आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग R2 से लेकर के R1 तक इंटीग्रेट करेंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा के Q1 Q2 और 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 लिमिट रख देंगे तो, ठीक है। अब R2 ये तो हमारा आ गया R1 और R2 डिस्टेंस के लिए। अगर हम लोग एज्यूम कर ले कि R2 हमारा जो है वो इन्फिनिटी है, मतलब कि हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके लेकर के आ रहे हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। तब पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि वर्क डन जो है, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्थिर मतलब संचित हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा वर्क डन हो जाएगा अब Q1 Q2 के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे और 1 बटा R1 माइनस 1 बटा इन्फिनिटी, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 आ जाएगा और हमारा फाइनल जो डेरिवेशन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R, ठीक है। R1 मतलब R1 डिस्टेंस तक लाना था उसको पकड़ करके, तो फाइनली हमारा जो डेरिवेशन के एंड में R1 ही रह गया, ठीक है। मतलब कि जहां तक उठा करके लाना होता है वही उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज है और उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट Q1 है, यहाँ पर पॉइंट Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अगर इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम लोग बार बार ये पूरा डेरिवेशन ना यूज करके डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R, ठीक है। ये हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इट इज अ स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये क्या है, एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, इसका डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना एनफ है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
वोल्ट का जो यूनिट होगा जूल पर कूलम होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम कूलम कैंसिल होगा और फाइनली आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻12 आर के बराबर होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ए यूनिट हो गया, वैल्यू हो गया अर्ग के रूप में। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन चार्ज। अगर एन चार्ज स्पेस में रखा हुआ है तो उसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टोटल 3 चार्ज रखा हुआ है, तो 3 चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 2 चार्ज का निकाल लेंगे। मान लेते हैं पहले इनिशियली ये 2 चार्ज Q1 और Q2 रखा हुआ है, हमारा Q1 है एक Q2 है। ठीक है, और इन दोनों के डिस्टेंस, बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इन 2 का निकालेंगे। इन 2 के लिए हम लोग अभी फार्मूला पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। ठीक है, कैपिटल है तो कैपिटल ही लेते हैं, Q1 Q2 बटा R12। ठीक है, 1 2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब जब हम लोग तीसरा चार्ज को इन्फिनाइट से पकड़ के इस पॉइंट तक लाएंगे तो हम लोग को जो वर्क करना पड़ेगा, डबल वर्क करना पड़ेगा। एक तो ए चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, दूसरा ए चार्ज भी रिपेल कर रहा होगा। तो दोनों के वजह से जो वर्क डन होगा वो दोनों वर्क डन हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इस वर्क डन को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटा R23 और प्लस एक और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 बटा R31। ठीक है, इस तरह से हम लोग जितना एन चार्ज लगा रहेगा तो एन चार्ज के लिए हम लोग इसी टाइप से निकाल लेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेज। इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग किसी भी चार्ज को, किसी चार्ज Q2 को पकड़ करके इन्फिनाइट से किसी निश्चित डिस्टेंस R1 तक लाते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वहां पर Q2 की जगह पर हम लोग यूनिट चार्ज ले लेंगे। ठीक है, यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से पकड़ करके एक डिस्टेंस R1 तक लेकर के आएंगे और उस समय जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 के जगह पर यहाँ पर 1 लेना है, Q2 बटा R, ठीक है, मतलब कि 1/4πε0 Q/R ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक आइडिया दिया था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी पॉजिटिव चार्ज को या फिर किसी भी चार्ज को इन्फिनाइट से एक निश्चित डिस्टेंस तक लाने में किया गया वर्क डन है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर हम लोग किसी चार्ज को लेकर के आ रहे थे और जो फार्मूला आ रहा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का वो आ रहा था 1/4πε0 Q1 Q2, ठीक है, ये चार्ज Q2 है, Q1 Q2/R, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। लेकिन अभी जो हम लोग का फार्मूला आने वाला है वो आने वाला है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0, इसको लिख लेंगे 4πε0, और यहाँ पर सिर्फ हम लोग का Q1/R होगा। मतलब कि यहाँ पर Q2 है पर इसका जो मैग्नीट्यूड है यूनिट है, एक यूनिट चार्ज को, मतलब कि यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क डन है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो ड्राइव अगर करना है तो ड्राइव सेम उसी तरीके से करेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस में किया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर ले ही लेते हैं, मान लेते हैं हमारा चार्ज यहाँ पर Q1 है, ठीक है। तो इन्फिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक लाना है, मान लेते हैं ये पॉइंट R है, ठीक है, यहाँ पर तक लेकर के आ रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, पहले तो एक छोटा सा डिस्टेंस लेना होगा dr, ठीक है, और यहाँ पर जो चार्ज होगा हमारा यूनिटी चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा वर्क डन dw कितना हो जाएगा, dw हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 मतलब कि Q1 ही रहेगा और Q2 का वैल्यू 1 रहेगा, Q1 Q2/R²। हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस ये जो है R1 ले रहे हैं और ये जो पूरा डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग इसको R ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस R है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × 1/R² इंटू dr, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डिस्टेंस तक हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ है। यूनिट चार्ज को हम लोग यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किए हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा छोटा सा वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन हम लोग जानते हैं क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है। तो F.ds हमारा वर्क होता है। अब यहाँ पर जो हमारा वर्क हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर है, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में हम लोग चार्ज को लेकर के जाएंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन हम लोग इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम लोग एंगल क्या देंगे 180, मतलब कि यहाँ पर हम लोग को एक माइनस साइन देना होगा। तो ये माइनस साइन दे दी, ये हमारा स्मॉल वर्क डन हुआ। अब हम लोग को जब वर्क डन W निकालना है तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। मान लेते हैं हमारा पॉइंट R2 है, R2 से R1 तक अगर लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे R2 से R1, ठीक है। और यहाँ पर 1/4πε0 को K हम लोग लिख लेंगे, Q1 को Q1 रहने देंगे, डिवाइडेड बाई R² इंटू dr। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लेकर के जाएंगे, ये हमको देगा जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, K Q1 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा R⁻⁻² dr का, ठीक है। अब यहाँ से ये हम लोग का हो जाएगा ये R2 से लेकर के R1 तक और इसका इंटीग्रेशन, तो ये हम लोग को देगा K Q1 इंटू, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो R⁻² + 1 बटा -2 + 1 और ये फिर से R2 से लेकर के R1 तक, और इसको सॉल्व करेंगे तो K Q1 और ये जो वैल्यू होगा हम लोग को देगा -1/R, और सारा में एक माइनस साइन पहले से था, ठीक है। ये माइनस साइन सब में हम लोग लेंगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1/R और ये हो जाएगा R2 से R1 तक। और एक अगला स्टेप में हम लोग कर लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा K Q1 और ये हो जाएगा 1/R1 - 1/R2, ठीक है। और R2 को अगर हम इन्फिनिटी से ले लेंगे, क्योंकि अगर चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं तो R2 का वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा K Q1 डिवाइडेड बाई R1। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। K का वैल्यू रख देंगे तो 1/4πε0 और Q1/R1।
ये हमारा फाइनल डेरिवेशन आएगा पोटेंशियल का। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहाँ पर डी क्या है, डिस्टेंस है, जिसको हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग माइनस साइन इसलिए देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चार्ज क्यू है, इस डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक माइनस साइन देंगे। अगर यहाँ पर रिलेशन के लिए एग्जाम में अगर लिखना हो तो हम लोग ए वाला पूरा पॉइंट लिख लेंगे। इन इलेक्ट्रिक फील्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन दिया हुआ है। पोटेंशियल ग्रेडियंट रिलेट्स विथ इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन। ये सारा कुछ एग्जाम में लिखना होगा। दिस रिलेशन गिव्स अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वोल्ट पर मीटर हमारा दूसरा यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या जानते थे, फोर्स बराबर हम लोग जानते थे Q इंटू ई। ठीक है, फोर्स बराबर क्यू ई जानते थे। और यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट आता था फोर्स पर कूलम्ब आता था, मतलब न्यूटन पर कूलम्ब आता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया यूनिट बन रहा है वोल्ट पर मीटर, क्योंकि यहाँ पर इसका यूनिट वोल्ट हो जाएगा और ये मीटर में हम लोग मेजर करते हैं। इन द एबव रिलेशन नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसके लिए अगर डेरिवेशन लिखना है तो उसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। हम लोग जानते हैं भी किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, और अगर हम यहाँ से dv बाई डी आर निकाल लें तो dv बाई डी आर हम लोग का हो जाएगा k इंटू क्यू। के क्यू को बाहर रखेंगे और 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन हम लोग को लेना होगा। डी आर के पावर -1 लिख लेते हैं 1 बाई आर को, और यहाँ पर आर के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस के इंटू क्यू, और यहाँ पर आर के पावर -1 ठीक है, एक माइनस हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा माइनस के क्यू इंटू आर के पावर -2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, या फिर ए बन गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और ए क्या होता है, ए हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ ई, ये हमारा डेरिवेशन हो गया पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन के लिए, मतलब कि dv बाई डी आर इक्वल टू माइनस ऑफ ई। क्लियर है। यहाँ पर पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ फार्मूला दिया हुआ है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। ठीक है, पोटेंशियल का एसआई यूनिट जूल पर कूलम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल हमारा जो डिफाइन है ये वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, या फिर यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, और दो टाइप का पोटेंशियल हो सकता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और दूसरा होगा निगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल किसके वजह से होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और निगेटिव पोटेंशियल जो होगा वो हमारा निगेटिव चार्ज की वजह से होगा। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एट द सेंटर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पोटेंशियल इज जीरो। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल के लिए हम लोग सिंपल वेक्टर सिंपल एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन यहाँ पर होगा नहीं। पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वेक्टर एडिशन होता है। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और निगेटिव की वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा, जो टोटल ऐड हो जाएगा। तो सिर्फ पोटेंशियल हम लोग बोलेंगे, क्योंकि पोटेंशियल में हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं दोनों को, दोनों वैल्यू को। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को जीरो वैल्यू मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगला है एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज v बराबर नॉट जीरो। अगर दो सिमिलर चार्ज लेंगे, जैसे यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के सेंटर पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक इधर और दूसरा इधर। और अगर पोटेंशियल का वैल्यू लेंगे तो एक पोटेंशियल दोनों के एडिशन के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की वजह से पोटेंशियल जो होगा पॉजिटिव होगा, और दोनों का सिंपल ऐड करेंगे हम लोग तो ये जीरो वैल्यू नहीं देगा बल्कि डबल वैल्यू दे देगा। ठीक है, कुछ और पॉइंट है। पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज होगा हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। उसी तरह से निगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा।
और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर 5 पॉइंट या 6 पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं 6 पॉइंट। इसमें से एग्जाम में कम से कम आपको 3 या 4 या फिर मार्क्स के अनुसार, जितना मार्क्स का पूछा है उसके अनुसार लिखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है, इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए सरफेस इज एट सेम पोटेंशियल देन इट इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कब बोलेंगे? जब किसी सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर सकते हैं पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कोई भी कैसा भी सरफेस हो, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारा तो इसके हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस पर परपेंडिकुलर होगा। थर्ड पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज, मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस होगा वो हमेशा क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, जैसे कि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखलाया गया है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फैमिली ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, और ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर परपेंडिकुलर है। उसके बाद अगला पॉइंट 5 नंबर, ए मेटालिक सरफेस ऑफ एनी शेप इज एन ए मेटालिक सरफेस ऑफ एनी शेप इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगर सरफेस मेटालिक है तो वो हमेशा क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होगा, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करेगा। व्हेन अ चार्ज इज गिवन टू द मेटालिक स्फीयर, अगर कोई चार्ज को इस मेटालिक स्फीयर पर रखते हैं तो यूनिफॉर्मली चारों तरफ और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सके। तो ये हमारा पॉइंट 5 है। उसके बाद आते हैं पॉइंट 6 में बोल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस करेगा तो इस पर जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग जानते हैं कभी एक दूसरे को क्रॉस करता नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से बनता है, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए